सो ही गाइस, स्वागत है आपका एफएमजी सीरीज़ के थर्ड पार्ट में, जिसमें आज मैं जीटी के बारे में बात करने वाला हूँ। जीटी आपके जर्नी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी पार्ट होता है। सो इस वीडियो में मैं सब कुछ बात करने वाला हूँ। जीटी क्या होता है, जीटी को कैसे देना है, एनालिसिस क्या करना है, जीटी की फ्रीक्वेंसीज क्या होनी चाहिए, किसको किसको जीटी देना है। और मैं आपको बता दूं कि जीटी मेरे जर्नी का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसकी वजह से कि मैं एग्ज़ाम में मेन कॉन्फिडेंट बहुत था एग्ज़ाम के टाइम पे, देने के टाइम पे। सो इस वीडियो में कुछ ज़रूर अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये हो सकता है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं जीटी आखिर होता क्या है। देखिए, जीटी का मतलब होता है ग्रैंड टेस्ट। ओके, सो इतना तो सबको पता होगा कि ग्रैंड टेस्ट आपके जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये एक रियल एग्जाम के लुक को सिमुलेट करता है, यानी रियल एग्जाम के कंडीशंस को बिल्कुल सिमुलेट करता है। 300 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मिनट्स होते हैं। सो आपको बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसे प्रेफरेबली देना किस में चाहिए। सो इसे हम बेसिकली, अगर आइडियल सिचुएशंस की बात करें तो हमें कंप्यूटर में देना चाहिए, या तो अगर कंप्यूटर का एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो आप आईपैड या फिर टैबलेट पे दे सकते हो। फ़ोन में बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं है, वो एक्यूरेट भी नहीं होता है। तो कि हु शुड गिव द जीटीज, किसे जीटीज देना चाहिए। सो बेसिकली जीटीज हर हर स्टूडेंट को देना चाहिए, अदर वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो या तो एफएमजी फोकस्ड एस्पिरेंट हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए अलग रूल्स अप्लाई होते हैं, और जो आप इंडिया में आके कर रहे हो, मतलब एफएमजी फोकस स्टडी कर रहे हो, तो उसके लिए अलग रूल अप्लाई होते हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ जीटी देने के लिए आपको, क्योंकि देखो, मान के चलो तुमने 10 सब्जेक्ट्स कर लिए हैं, ठीक है, इंडिया आने से पहले या फिर जो भी, जिस भी सिचुएशन पे आप इंडिया आने के बाद, जो भी बोल रहा हूँ। सो अगर आपने 10 सब्जेक्ट्स कर लिए हैं और फिर भी आपके मार्क्स 100 मार्क्स ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने वेटेज के अकॉर्डिंग तो पढ़ाई की, 10 सब्जेक्ट्स आपने क्लियर किए, बट फिर भी आपके 100 नंबर ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने कंसोलिडेट नहीं किया अच्छे से, आपने जो पढ़ा वो आपके दिमाग में घुसा नहीं। ठीक है, तो आप क्या कर पाओगे ना, अपने मिस्टेक्स को एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, दूसरी बात है कि उन्हें एनालिसिस करके आप इंप्रूव कर पाओगे। जीटी जीटी के मार्क्स सबके शुरुआत में कम ही रहते हैं। ठीक है, मैंने जब पहला जीटी दिया था, बेसिकली मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, तो मेरे फिफ्थ ईयर की शुरुआत में मैंने जीटी दिया था। हमारा 6 ईयर का कोर्स था, तो फिफ्थ ईयर की शुरुआत में मैंने जीटी दिया था। मेरा उस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 150 मार्क्स आया था। सो मैंने तब 8 सब्जेक्ट कर लिए थे, और मैंने पहला जीटी उस समय दिया था। इंडिया आने से पहले मैंने 10 जीटी दिए थे, और इंडिया आने के बाद मैंने 20 जीटी दिए ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसीलिए आपको ना अपना लेवल मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि आप कहाँ पे लाई करते हो। वही जैसे मैंने आपको बताया कि 10 सब्जेक्ट पढ़े हो और मार्क्स आ रहा है 100, तो क्या मतलब रहेगा, इसका मतलब तुम जो पढ़े हो तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं। तो तुमने मिस्टेक को एनालिसिस करोगे और उसे इंप्रूव करोगे धीरे धीरे ग्रेजुअली। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के मन में कि आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड ऑल द 19 सब्जेक्ट्स, व्हाई शुड आई गिव जीटी। सो देखो, जीटी देना एक आर्ट है, वो तुम वक्त के साथ ही रिफाइन करते हो। दूसरी बात मैं बताता हूँ, मान के चलो तुमने पढ़े 7 से 8 सब्जेक्ट, ठीक है, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा 150 क्रॉस कर जाए। तो ऐसा नहीं होता है, तुम्हें वक्त के साथ ही ग्रेजुअली इंप्रूव होता है मार्क्स। तुम्हें भी मालूम है कि यार 19 सब्जेक्ट पढ़ूंगा तभी मैं अपने आप को करने के लायक हूँ कि मैं जीटी के जो मेरे मार्क्स हैं वो सीरियसली लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो उसे दिल पे मत लो कि भाई मेरे कम मार्क्स आ गए, ये आ गए। वो तुम्हें रिफाइंड करना है वक्त के साथ, वो एक आर्ट है। ट्यून करना है, जैसे इंजन को ट्यून करते हैं ना गाड़ी के, उसके माइलेज को बढ़ाने के लिए, बस वही चीज़ है जीटीएस के साथ। सो अब बात करते हैं कि जीटी की फ्रीक्वेंसीज क्या होनी चाहिए, आप कब कब देना है, कैसे कैसे देना है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस स्टेज पे हो। आप यूनिवर्सिटी टाइम पे जीटी दे रहे हो, या फिर यूनिवर्सिटी आपका एंड हो चुका और आप इंडिया आ गए हो और फिर आप जीटी दे रहे हो। सो दोनों के अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होते हैं। मैं बात करता हूँ मेरे जीटी के फ्रीक्वेंसीज के बारे में। सो देखो, मैंने रशिया आने से पहले लगभग 8 जीटी दिए हैं, और रशिया आने के बाद मैंने लगभग 20 या 21 जीटी दिए हैं। ठीक है, देखो टोटल 29 जीटी हैं। तो देखो, अब इसे कैसे एनालिसिस करूँगा मैं पहले बताता हूँ। देखो, मेरे जो शुरू के मार्क्स हैं ना, वो 156 है। अब तुम सोचोगे इसके पहले जीटी में 156 आ गए, तो भाई ऐसा नहीं है। तब मेरे 8 से 9 सब्जेक्ट्स खत्म थे, और उन 8 से 9 सब्जेक्ट्स में भी मेरे मेजर सब्जेक्ट्स खत्म थे। मतलब जैसे कि ओबीजी हो गया तुम्हारा, ठीक है, पीएसएम हो गया, पीएसएम सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया। तो इस तरीके से ये चारों सब्जेक्ट्स मेरे खत्म थे, और उनको भी मैंने 2 से 3 बार रिवीजन वीडियोस कर रखा था। उसका भी एक तरीका होता है रिवीजन का, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम अपने इनिशियल फेज पे हो तो उसे सीख सकते हो। दूसरा देखो, तो मेरा यहाँ पे 156 है, इसलिए मैं बोलता हूँ कंसोलिडेशन पार्ट पे भी ध्यान दो। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं और तुम्हारे मार्क्स से नहीं आ रहे हैं, उसको कंसोलिडेट करो, अपने एरर्स को देखो कहाँ एरर हो रहा है। 156 से 159 63 तक इस तरीके से मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेरा मार्क्स थोड़ा गिर गया 149 में, क्योंकि उस वक्त न्यू पैटर्न आया था कुछ जीटी का। पहले 150 के होते थे ना, तो अब नया सेक्शन आ गया था ना, पार्ट A B C करके आ गया था। ठीक है, तो उसलिए थोड़ा मार्क्स गिर गया था। ठीक है, अब देखो, इंडिया आने के बाद मैंने लगभग 20 जीटी दिए हैं। तो देखो, शुरू के जो 2 मंथ है ना, यहाँ पे मैंने इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, मैंने यहाँ पे ईच मंथ में 1 1 जीटी दिए थे, क्योंकि उस वक्त मेरा पहला प्रिपरेशन का फेज़ था। तो मैं यहाँ पे जीटीज़ कम दे पा रहा था, एट द मंथ एंड ऑफ मंथ ही दे पा रहा था। यहाँ पे मेरे देखो जीटीज़ के नंबर बढ़ गए ना यहाँ पे। नेक्स्ट मंथ में मैंने लगभग 4 जीटी दिए हैं, वीकली वंस दे रहा था मैं। ठीक है, फिर देखो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखोगे तो मैंने लास्ट के 2 मंथ में लगभग 16 जीटी दिए हैं।
ठीक है। ईच मंथ में 8 जीटी दे पाता था, वीकली ट्वाइस दे रहा था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम दो ही दो वीकली, मैं एक आइडियल सिचुएशंस बता रहा हूँ कि अगर तुम चाहो तो वैसे कर सकते हो, जो कि मैंने किया, तो तुम भी कर सकते हो। मैं तुम्हें सारा स्केड्यूल बताऊंगा, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट मैं अभी तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। जब देखो ये मेरा प्लान है, यहाँ पे देखो मैंने 1 जीटी दिया, 2 जीटी, 3 और 4, तो ये मेरा कौन सा अक्टूबर मंथ में मैंने 4 जीटीज दिए हैं, वीकली वंस दे रहा था। ठीक है। फिर देखो मैंने नवंबर में लगभग 2 जीटी देना स्टार्ट किया। ईच वीक में 2 जीटी दे पाता था। ठीक है। और अच्छे से एनालिसिस भी करता था, तो वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें एनालिसिस कैसे करना है। मार्क्स ग्रेजुअली बढ़ेगा तुम्हारा। यहाँ पे देखो मेरे मार्क्स थोड़े कम है शुरू शुरू में, तो ये धीरे धीरे बढ़ता है। ये एक्चुअल में क्या है ना, ये सिर्फ मेरे लास्ट 1 ईयर का ही मार्क्स है। ठीक है। तो ग्रेजुअली वो बढ़ेगा तुम्हारा, पहले का नहीं है। पहले मेरे मार्क्स और कम थे, तो उसे धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ता है। करते हैं जीटी का एनालिसिस के बारे में। सो जीटी का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और जिसके लिए आप मेन बेसिकली इस वीडियो पे आए हो। सो देखो, मेन एग्जाम होता है आपका 5 आवर्स का। ठीक है। आपको लग रहा है बस 5 आवर आपने जीटी दे दिया, खत्म बात। ये हुआ पार्ट 1। ठीक है भाई, जीटी दिया तुमने, उसके बाद तुम्हें 5 से 6 घंटे उसे एनालिसिस करने में भी लगेंगे। ठीक है ना। ये मत सोचो कि बस 5 घंटे दे दिया जीटी खत्म। यहीं पे तो आधे लोग पीछे हट जाते हैं। एनालिसिस करना है। जैसे मेरा क्या शेड्यूल रहता था ना, कि मैं सुबह में 9 बजे जीटी देने बैठता था, और लगभग 11:30 बजे तक मेरा पार्ट 1 होता था। ठीक है। उसके बाद फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लेता था। उसके बाद मैं क्या करता था, दोपहर में 12:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक दोबारा दे देता था। मतलब कि 3 बजे तक मेरा जीटी का पार्ट खत्म। उसके बाद मैं क्या किया, ब्रेक लिया 2 घंटा। उस टाइम पे मैंने खाना वाना खाया, और शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मैंने उसको रिव्यू किया। एक दिन तुम्हारा पूरा जाने वाला है, ठीक है, जीटी के लिए। तो उसे रिव्यू करना है, पार्ट 1 उसी सेम डे रिव्यू कर लो। ये मत छोड़ो कि मैं कल करूंगा, आज बहुत हो गया, थक गया, आज मैं कुछ और पढ़ लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं गलती करना है। सबसे पहले आपको पार्ट 1 उसी सेम डे रिव्यू करना ही है। मतलब 150 क्वेश्चन आपको रिव्यू करना है, और उसमें आपको 300 के 300 क्वेश्चन रिव्यू करने हैं। ठीक है। ये नहीं कि भाई जो मेरे को आ रहा है बस वही देख लेता हूँ, जो मैंने वो नहीं किया। डिपेंड करता है, अगर आप यूनिवर्सिटी टाइम पे हो तो अपने सब्जेक्ट्स अगर नहीं पढ़े हैं तो आप उसको बस मतलब स्किम कर सकते हो। बस क्वेश्चन देख लो, ऑप्शन देख लो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अगर 19 को 19 पढ़े हैं, तो सारे क्वेश्चंस को देखना है, चाहे वो सही हो या गलत हो सकता है कि तुक्के में भी सही हो सकता है ना। तो ये हुआ मेरा बेसिकली देने का टाइम ऐसे था। और अगले दिन मैं उठ के वही फिर 9 से 12 पार्ट 2 देख लेता था। ठीक है। तब उसके बाद फिर मेरा जो शेड्यूल था मैं फॉलो करता था। दूसरा मैं बात करता हूँ कि आप कभी भी जीटी देना है ना, तो पेन एंड पेपर लेके बैठो। पेन एंड पेपर दो और लिखो, विजुअल मेमोरी क्रिएट होती है उससे। ये नहीं कि बस हवा में घुमा रहे हैं। फोन में कभी नहीं करना भाई। हमेशा करना है तो आईपैड में करो, जिस भी डिवाइस पे दिया लार्जर स्क्रीन पे करो। फोन में देखने से ना क्या आता है ना, तुम्हारा दिमाग बहुत थक जाता है, जल्दी जल्दी घुमा देता है उसको। वैसे नहीं करना है, आगे बढ़ना है। और दूसरी बात है, पेन पेपर लेकर के विजुअल मेमोरी क्रिएट करनी है। ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात है कि बुकमार्क करो। ठीक है। बुकमार्क करोगे तुम, क्या करना है, बुकमार्क न्यू एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ। ठीक है। न्यू एंड इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, कुछ ऐसा जो कि आपने रिवीजन नोट्स में नहीं देखा है। लास्ट में सब लोग रिवीजन नोट्स ही फॉलो करते हो, जो ऐसा जो रिवीजन नोट में नहीं है। और जो पीवाईक्यू आया, मतलब पीवाईटी आया हुआ है, मतलब जो कि रिवीजन नोट्स में बेसिकली नहीं है, समझ रहे हो ना। जीटी के जो बुकमार्क सेक्शन है ना, वो एक्स्ट्रा आपके 20th नोटबुक की तरह भी काम करता है। आपने बुकमार्क कर लिया, आपने जीटी भी देख लिया, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, आप जब कस्टम मॉडल कर रहे हो ना अपने प्रिपरेशन के दौरान पे, तो आप बुकमार्क्स के क्वेश्चंस को दोबारा देखो। तो आपने 3 बार एक ही कॉन्सेप्ट को देख लिया ना। समझ रहे हो, इस तरीके से होता है, सब कुछ लिंक्ड है। अगर आप बीच में कुछ भी एक स्टेप स्किप कर दोगे तो आपका प्रिपरेशन हैम्पर हो जाएगा और जीटी इफेक्टिव नहीं रहेगा। बताता हूँ कि कैसे जीटी को एनालिसिस करना है। बेसिकली एक ओवरव्यू होने वाला है। तो देखो ये मेरे जीटी के मार्क्स हैं, जैसे मैंने इसको खोला। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, ये हाउ आई कंपेयर विद अदर्स, इस तरीके से रहता है। खैर इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। अ, देखो अब रिव्यू करना है ना, तो सबसे पहले ये तुम दो बहुत सारे ऑप्शन से कर सकते हो। देखो या तो तुम रॉन्ग ऑप्शंस पहले सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। लेकिन देखो मेरा ये एनालिसिस, ये कॉन्सेप्ट है कि 300 के 300 क्वेश्चन तो मैं एनालिसिस करना ही है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो इसीलिए वो सबसे मुझे कुछ मतलब नहीं है। देखो हाँ, तुम्हारे पास टाइम की कमी है तो तुम कर सकते हो कि पहले रॉन्ग देख लो फिर वैसा। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन मेरा सही है ना, तो रैंडम ले लिया पटा, ये तो आसान क्वेश्चन है। तो देखो इसके बारे में मुझे ये मालूम होना चाहिए कि बाकी के 3 ऑप्शंस भी क्यों नहीं है। अगर मुझे देखो जैसे इसके बारे में तो अभी मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बाकी के 3 ऑप्शन नहीं है, वो मुझे पता है क्यों नहीं है। तो मैं इसमें ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, बस फटाफट नीचे जाऊँगा और देख लूँगा। बस स्वाइप करना है। उसके बाद देखो अपने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये मेरा रॉन्ग है आंसर। तो यहाँ पे आंसर डी है, मैंने मारा बी है। ठीक है। तो इसको मुझे थर्डली पढ़ना है कि क्यों डी, क्यों बाकी के ऑप्शंस नहीं है। बी देखो बाकी लोग क्या करेंगे ना, इसको बस ऐसे देखेंगे, ज़्यादातर लोग जो लोग मिस्टेक करते हैं, और डी को आंसर समझ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है मतलब, और बाकी क्या करेंगे कि बस सोचेंगे, लेजीनेस दिखा देंगे कि नहीं यार ठीक है ना, हो गया क्या उतना दिमाग लगाएगा। देखो लेकिन यहाँ पे ध्यान से तुम देखोगे तो 29 और 32% मतलब क्लोज आंसर है। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें करना है, और नीचे में देखना है कि क्यों बाकी के आंसर्स नहीं है। इनको तुझे याद याद करना है। इसे चाहो तो बुक मार्क कर लो। ठीक है। और बुक मार्क करके तुम आगे देख सकते हो।
इस तरीके से आगे बढ़ना है। बस यही है बेसिक। तुम्हें बाकी के तीनों ऑप्शन मालूम होने चाहिए कि क्यों वो आंसर नहीं है। वही चीज़ तुम्हारे मेन एग्जाम में भी काम काम आने वाला है। अब वो सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे चलते रहेगा। जब तुम मेन एग्जाम दोगे ना, तो तुम्हें पता, मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग खुद ही ढूंढने लगे जाएगा कि बाकी के आंसर्स क्यों नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छा आर्ट होता है, और बहुत सारे जीटीज देने के बाद ही सीख पाता है इंसान। ये था जीटी के ऊपर एक एनालिसिस वीडियो। अब मेरे को लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा और लोग शायद बोर भी हो गए होंगे, बट इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना तो मिनिमम टाइम चाहिए जीटी को समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। इसके ऊपर और भी बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी स्पेसिफिक और अपने कुछ स्पेसिफिक डाउट्स है तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। मैंने टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। दूसरी बात है, अगर आपको इससे थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और ये एफएमजी सीरीज़ होने वाला है, तो आगे भी मैं कुछ और भी वैल्यूबल वीडियोस लाने वाला हूँ जो कि आपके प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट कर सकता है। सो थैंक यू।